गांव में गए, अलग अलग गांव में गए, देखा कि समझाने जब लगते हैं तो इतना ज्यादा टाइम लगता है। यानी आप सोच करके देखिए कि सत्यप्रकाश भारत जी बैठे हुए हैं, हम मतलब 5-7 साल से तो लगातार दिन रात मंथन, चिंतन, वार्ता, मीटिंग्स 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 मीटिंग्स, इतनी मीटिंग्स कि हम लोग यहीं बैठ कर कह देते हैं कि इतनी मीटिंग हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली इतना टाइम लगता है। मैंने अपने गांव में अपनी पूरी टीम उतारी और चेक किया कि हमें समय कितना लगेगा किसी व्यक्ति को समझाने में। जैसे हमने कहा कि 3 दिन में तो हमें, जो हम अपने आप को बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, जो हम अपने आप को ये कह रहे हैं हम संगठन चलाते हैं, हम कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं, हमें ही एक दूसरे की बात समझने के लिए 3 दिन का समय काफी नहीं रहता, हमें फिर बुलानी पड़ती है। तो सोचो वो आदमी जो गांव में है, जिसको मिस इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसको सारी उल्टी इंफॉर्मेशन, सारे खिलाड़ी, सारे नेता, सारे अभिनेता, सारी फिल्में, सारे नाटक, सारे पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, एफएम, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ तो उसके उल्टा प्रचार कर रहा है। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम यहां बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम उनके ऊपर 24 घंटे मिस इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर रहा है। और ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि मेरा इलेक्शन मैनेजमेंट का काम रहा है, 6 तो मुख्यमंत्रियों के साथ और भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ हमने इलेक्शन मैनेजमेंट, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करी है। और जब हम उनको बताते बैठ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लोग इतने बेवकूफ हैं, सिर्फ पैसे के दम पर दिमाग वालों को किराए पे लेते हैं और दिमाग वाले उनको बताते हैं कि भोले भाले लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है। उसमें यह लाइन सबसे पहले बताई जाती है। हम लोग उन पॉलिटिकल नेताओं को यह बताते हैं कि देखो जी, कोई भी आदत बनने में 21 दिन लगातार आप कर दो किसी भी काम को, 3 हफ्ते तक। साइकोलॉजिकल रिसर्च का रिजल्ट है ये, जो ये कहती है कि 21 दिन तक आप रोज सुबह उठकर वो काम करने लग जाओ, 22वें दिन आपके शरीर के अंदर वो मसल मेमोरी में शामिल हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक शरीर करेगा, अपने आप दिमाग उसके तरफ चलने लग जाएगा। तो आपको यदि उस आदमी के दिमाग में वो बात डालनी है, 21 बार उसके दिमाग पे चोट मार दो, बस वो आदमी वैसा मानने लग जाएगा। आप उस बात के बारे में झूठ बोलो, आप उस बात के बारे में किसी से कहलवाओ, कहीं से भी बुलवाओ, 21 बार उसके दिमाग पे टक 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 मार दो उस इंफॉर्मेशन को, वो आदमी वैसे सोचने लग जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो उस गांव को, समाज को, देहात को, अपने लोगों को 21 बार समझाने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हमको यह देखना है कि हमारे पास कितना समय इतना है या नहीं है। मतलब दूसरी बात, 21 बार जब हम उसे समझा देंगे, अब उसको बात यह पता लग जाएगी, उसको तब यह पता चलेगी कि एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी बात है, एक ऐसा विचार है जिसके ऊपर चिंतन किया जा सकता है। यह पहला स्टेप है हमारा। फिर उसके बाद अगले आदमी के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स हैं, क्योंकि उसका एक जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, उसका तजुर्बा, उसकी परवरिश, उसका माहौल, उसकी शिक्षा, उसका अनुभव, वो जो कुछ भी उसके पास है, उसके हिसाब से वो ये देखेगा कि जो ये लोग करना चाह रहे हैं उसमें मैं कहां फिट बैठता हूं। यानी मेरा व्यक्तिगत लाभ क्या है। लाभ का सिद्धांत हर जगह चलेगा, ये हर जगह चलेगा। यहां सारे लोग हम केवल तब होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष, जिस भी तरीके से हमको मतलब लाभ हो रहा है, भले ही वो आंतरिक शांति के रूप में हो रहा हो, भले ही हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके उसको उस एंगल से देख रहे हो, किसी भी तरह से हमारा लाभ होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह से वो जुड़ने वाला आदमी भी इसी तरह से बढ़ेगा। तो मैंने जब गांव में बात करी और चर्चा करी और चलने लगे, तो मैंने गांव के कुछ लोग ही बिठाए पहले, सबसे पहले, जो वैसे ही रैंडमली इकट्ठा करके। और मैं आपको ये प्रैक्टिकल ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा था, मुझे ये मालूम है कि हमारा जो संगठन है वो पूरे भारत में है। 5-6 हजार लोग हमने ट्रेंड भी मार्केट में, मतलब
मार्केट में इन द सेंस समाज में उतारे हुए हैं कि आपको केवल बताना है, खाली आपका काम इतना सा है कि ये एक टॉपिक है, इसमें से अपने चॉइस का टॉपिक पकड़ो और अपने लोगों को समझाना चालू कर दो। फिलहाल रिजल्ट की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा उससे, किसको समझ में आएगा, बस खाली बोलना है। आपका फिलहाल काम केवल इतना है। तो गांव में जब इसका प्रैक्टिकल हमने किया, मुझे मालूम था कि मैंने अपने गांव को चूज किया सबसे पहले। मेरे पास बड़े सारे ऑफर थे कि दूसरे गांव में आओगे तो ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, दूर के लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो मैंने कहा देखो, किसी बच्चे के 75% मार्क्स आते हैं और उसके अगर 85% मार्क्स आए तो टीचर ने जोर लगाया 10% का, परंतु एक बच्चा फेलियर है, उसके 30% मार्क्स आते हैं, उसके खाली 60% भी आएंगे तो उसका 30% का जोर वो दिखेगा साफ। तो मेरे गांव में अगर सबसे कम रिजल्ट के चांस होंगे तो मैं ये रिस्क लूंगा, क्योंकि मुझे फिर ये बताना आसान हो जाएगा कि जहां सबसे कम संभावना थी वहां भी ये रिजल्ट आ गया, तो समझो बाकी जगह तो इससे अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये सोच करके हमने गांव पे काम करना चालू किया, रैंडमली लोगों से मिलकर, कि भाई हमने किसी को ये नहीं कहना कि तुमको वहां आना है, बात छोड़ देनी है और उसको बोलना है इतनी तारीख को एक कार्यक्रम है, वहां पर हम बैठ के इकट्ठा होंगे, चर्चा करेंगे, ये मुद्दे होंगे, इन मुद्दों पे बताइए आपको करना है कि नहीं करना है। और एक व्यक्ति एक जगह पर बैठना है तो 1 घंटे से पहले उठना नहीं है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा समझा के आना है। मतलब इतना टारगेट दिया कि आपको सिर्फ कोई नहीं सुन रहा है अगली जगह चले जाओ, वहां कोई बैठा है, कोई देख रहा है, 2-4 लोग दे दिए कि इनको कहीं पे बिठा दो, किसी बैठक में, कहीं पर भी लोग हैं, रैंडमली, बस खाली जस्ट वाज एन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट था खाली। और हमारा टारगेट था कि स्टेक होल्डर कौन है उस तक बात को पहुंचाना है, और वो क्या कह रहा है पहले हम ये देखें, उसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए जो हम कह रहे हैं। भाई हमने तो देख लिया कि हमको ये ऐसा समाज चाहिए, लेकिन उस समाज को भी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कहां खड़ा है। वो जो गरीब आदमी गांव में जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा रहता है सुबह से लेकर रात तक, वो जो मनरेगा के लिए नाम लिखवा के बैठा हुआ है, वो जो स्टाइफंड की वेट में है, जो पेंशन की वेट में है, जो बेरोजगारी की लाइन में है, या जिसको एडमिशन लेना है, उसे क्या चाहिए बेसिकली, पहले हम उस तक जाकर के देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारा टारगेट था कि हम हर घर तक जाएंगे और हर घर की मौजूदा स्थिति देखेंगे और हर घर को बताएंगे और हर घर का रिव्यू लेंगे कि उसको क्या चाहिए, और जो हमें चाहिए क्या वो उस मिशन में साथ है कि नहीं है। हमने 3-4 विजिट्स किया, 35-40 लोग एक बार गए, 15 लोग एक बार गए, 30-32 लोग एक बार गए, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को रैंडमली हमने गांव के लोगों से बात किया। हमने गांव के लोगों से एक बात की कि ये बताओ, हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि गांव को ऐसा बदलना चाहते हैं, इस तरह की व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, हमें यह बताओ कि पूरे गांव में से किसको छोड़ना चाहिए, कौन सी जात को छोड़ दें, कौन से रंग वाले को छोड़ दें, कितनी इनकम वाले को छोड़ दें, महिला को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, बुजुर्गों को, किसको छोड़ें। तो अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकला कि यार छोड़ना तो कोई भी नहीं है, छोड़ना नहीं है तो बिना उसकी भागीदारी के उसके लिए कोई कैसे करेगा, तो उसकी भागीदारी चाहिएगी, उसकी भागीदारी के लिए उसको शामिल करना पड़ेगा। बात में शामिल होना है तो उसको समझ होनी चाहिए, समझ के लिए उसके पास कोई समझाने के लिए जाए, समझाने के लिए जाने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। समय हमारे पास है क्या, ये चेक करके जब हमने गांव में गए तो हमने देखा कि हर घर तक पहुंचने में जितने हमारे साथियों ने समय, ऊर्जा, टाइम लगाया, यदि वो टाइम मैं अकेला अपने गांव पर लगाता तो मुझे 4 साल और 7-8 महीने लगते, जो हमने 1 महीने में पूरे गांव के हर घर तक पहुंचने में लगाया। इससे पूरे गांव में हमारे पास 60-70 लोगों की एक टीम बनी, जिसने ये कहा कि अब हम पूरे गांव को, अब हमने कहा कि अब हम पूरे गांव को क्या एक जगह पर ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वो कैलकुलेशन प्रैक्टिकली हमने दिखाई उनको, प्रैक्टिकली करके कि ये नौकरी वाले घर हैं, ये जाटों के घर हैं, ये ब्राह्मणों के हैं, ये झींवरों के हैं, ये कश्यप, ये मतलब चमारों के हैं, ये वाल्मीकियों के हैं, ये पंडितों के, इन घरों में इतनी जमीन है, इतना खर्चा है, ये पढ़ाई के लिए यहां बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, उसका इतना खर्चा कर रहा है, उसका ये इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका ये रिजल्ट आ रहा है,
और अब मां बाप क्या चाहते हैं, मतलब अल्टीमेटली, तो जब एक एक चीज को प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया, तो मेरे गांव का जो मैंने हालत देखी, उससे मैंने अपनी टीम के साथियों को बोला कि तुम अपने गांव में जरा चेक करो क्या सेम सिचुएशन है, और प्रैक्टिकली सेम सिचुएशन मिली हमको। ना मध्य प्रदेश अलग मिला, ना महाराष्ट्र अलग मिला, ना तमिलनाडु अलग मिला, मतलब ना उड़ीसा अलग मिला। सब जगह प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या मिली, मतलब अगर कुछ जगह को छोड़ दें, जैसे आदिवासी इलाका जहां ज्यादा आता है और जहां शहर के साथ कनेक्शन कम है बिल्कुल, उसको यदि हम छोड़ देते हैं, तो हमें एक बात समझ में आई कि प्रत्येक घर आज के टाइम पर, प्रत्येक घर कर्जे में है। प्रत्येक घर की बात कह रहा हूं। किसान का हर एकड़ जमीन बैंक के पास गिरवी पड़ा है। किसी भी किसान के पास अपना बीज नहीं है, ना खेत का, ना डंगर का, ना आदमी का। आदमी वाला बीज भी खत्म होता जा रहा है जीएमओ खा खा के। हर एक घर के अंदर बीमारी पड़ी है, मतलब एक भी घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसमें बीमारियों का इलाज के लिए डब्बा ना रखा हो। रेयर कोई गांव में छोड़ देंगे तो मतलब कोई एक्सेप्शनल केसेस है, अदरवाइज हर घर में बीमारी इस लेवल पर है कि फिक्स खर्चा है उसका दवाइयों का। फिर ट्रांसपोर्ट का, एजुकेशन का। मेरे गांव का खर्चा मैं आपको बताऊं, 1800 घरों का जब हमने सर्वे किया था, तो 22 करोड़, 20 से 22 करोड़ के बीच में हमारा 5 स्कूलों में जाता है हर साल। और दूसरे सारे एक्सपेंसेस हमने किए थे, एजुकेशन का, हेल्थ का और बाकी सबका, लेकिन मोटा खर्चा जो निकल के आया, मोटे जो कैलकुलेशन निकल के आया, 218 करोड़ रुपया मेरे गांव में आमदन है पूरे साल की। एक एक घर का डिटेल बता रहा हूं मैं, ये टोटल करके देखा, और 100 करोड़ रुपया मेरे गांव में टोटल खर्चा है साल का। 218 आमदनी और 100 करोड़ खर्चा, तो बचत कितनी होनी चाहिए? लगभग 118 करोड़ की बचत होनी चाहिए, लेकिन 328 करोड़ के लोन का प्रीमियम जाता है, इंस्टॉलमेंट जाती है। यानी पूरा गांव माइनस में है, टोटल माइनस में। 40 करोड़ रुपया सिर्फ इंस्टॉलमेंट जाती है इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में। हमने गांव को जोड़ने के उद्देश्य से मोहल्ला वाइज 15-15 परिवारों की मीटिंग करी, और हमने उनको एक बात बोली कि देखो 40 करोड़ रुपया मिला, तो हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में हमारे गांव से इंश्योरेंस कंपनी से लाभ लेने वाले कितने परिवार हैं जिनका एक्सीडेंटल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी केवल एक्सीडेंटल डेथ में आपको हेल्प करती है, और किसी का 10 लाख का बीमा है, किसी का 50 लाख, 10 से 50 लाख तक का, 5 से 50 लाख तक का बीमा रहता है। तो हमने पूरे गांव की कैलकुलेशन करके देखा, मेरे गांव में 5 साल में एक भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई जिसको बीमा कंपनी से प्रीमियम वो मिला हो, लाभ मिला हो, पैसा मिला हो मतलब। तो मैंने अपने गांव के उन लोगों को जहां जहां मोहल्ला मीटिंग करी, मैंने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, 200 करोड़ रुपया पूरा गांव फूंक चुका है इंश्योरेंस, केवल इंश्योरेंस कंपनियों को, और जिसका लाभ 0 मिला है। क्या हम केवल इतना कर ले कि 1000 रुपया महीना अपने घर में गुल्लक में रख लें? क्या हम केवल इतना कर लें कि 1000 रुपया महीना अपने घर में गुल्लक में रख लें, और गांव में पहले लेवल पे हम ये देख लें कि गुल्लक में कितना पैसा जमा है? सिर्फ कमाने वाला व्यक्ति जब घर से गुजरे तो क्या हम वो 1000 रुपया गुल्लक वाला उस एक मौत पर उसकी 13वीं के दिन दे दें तो 18 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर कमाने वाले परिवार का हो जाएगा बिना 1 रुपया किसी कंपनी को दिए। आर यू रेडी? मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं तैयार नहीं हूं। फिर मैंने उनको एक आइडिया दिया कि देखो मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हर बच्चे के टैलेंट को 3 साल की उम्र से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसके पास ये टैलेंट है। और मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि पूरे गांव में जितना भी बच्चा है 15 बच्चों पे एक टीचर अगर हम लगा लें, पूरा देखो वी नीड टू बी कैलकुलेटिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन ऐसे नहीं समझती है उसको बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ पे समझाना सिखाया हुआ है कंपनियों ने,
उनको पूरा गलत पढ़ाई पढ़ाई गई है। यहां तो हम हैं जो कॉमन सेंस से काम ले लेते हैं, लेकिन अगली जनरेशन कैलकुलेशन देखती है। मैं अगली जनरेशन को कैलकुलेशन देखा कि हमारा 20 करोड़ रुपया जा रहा है। मैंने 15 परिवार बिठाए, मैंने कहा 15 परिवार कितना पैसा पूछ रहे हो? 5,000 रुपए से कम खर्चा किसी का हो तो बताओ, एक बच्चे का महीने का 5,000 तो खर्चा है ना प्राइवेट स्कूल का। तो 15 परिवारों का 75,000 रुपया हो गया। और उन स्कूलों में जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, जो गांव के नजदीक वाले लोकल शहर है, वहां से उस प्राइवेट स्कूल में उस मास्टर को तनख्वाह 8,000, 6,000, 10,000, मैक्सिमम 15,000 रुपया मिलता है। मैंने कहा 10,000 रुपए वाले मास्टर हम अपने ट्रेंड किए हुए इस 75,000 में 7.5 मास्टर ला सकते हैं। क्यों जी? ये 15 परिवार 7 टीचर्स ला सकते हैं इन 15 बच्चों के ऊपर। एक टीचर 2 बच्चों को पढ़ा सकता है, हम ये कर सकते हैं मिल करके। कैलकुलेशन जब समझ में आती है तो मैंने कहा बताओ, एक रास्ता है कि हम सारा पैसा पूरा गांव मिलके ऐसे किसी कंपनी को दे दिया, ऐसे किसी उद्योग को दे दिया, जूते वाले को दे दिया, फिर कपड़े वाले को दे दिया, फिर तेल वाले को दे दिया, फिर खाने की भी सामान बिस्किट नमकीन वाले को दे दिया, फिर हमने और जो भी सामान लाना है जूते वाले को, हर चीज तो हम सारे इकट्ठा करके कंपनी को दे रहे हैं। मैंने कहा अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स की अरेंजमेंट यदि हम गांव में करते हैं तो मैंने टोटल कैलकुलेशन करी थी कि पूरे महीने का मैक्सिमम खर्चा 10 से 15 लाख रुपया होता है। अगर हम 15 बच्चों पे एक टीचर भी रखते हैं, 20 बच्चों पे भी एक टीचर रखते हैं, तब की बात कह रहा हूं मैं। पूरे मतलब हाँ, पूरे गांव का जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ 15 लाख रुपए महीने में सारे बच्चे, और ये बच जाएगा, हाँ ठीक है, 2 करोड़ रुपया। और बाकी का जो हमारा 20 करोड़ में से 18 करोड़ रुपया बचा है, यदि हम उसको अपने सेफ्टी फंड में अपने घर में रख लें खाली, और जिस टाइम पे जरूरत हो तब लगा दें, तो जो आज बच्चा 12वीं में है उसको क्या करना चाहिए, हर बच्चे के लिए जो भंडारी जी ने बोला है, कितना ही फंड हम उसको बिजनेस के लिए दे सकते हैं, कितना ही फंड उसको तैयारी के लिए दे सकते हैं। 2,500 रुपया महीने के हिसाब से मेरे गांव से लगभग 200 बच्चा कोचिंग के लिए पड़ोस के शहर में जाता है। मतलब 2,500 रुपया महीना के हिसाब से 200 बच्चों का कितना हो गया? 5 लाख रुपया महीने का जाता है। मैं उनको कह रहा हूं, मैं कोचिंग सेंटर दिल्ली की एजेंसी, अगर तुमको दिल्ली वालों से ही पढ़ना है ना, ऑनलाइन ही पढ़ना है ना, तो 1 लाख रुपए महीने की एजेंसी यहीं पे आ जाएगी भैया। तुम 5 लाख रुपया महीना काहे को दे रहे हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा बंदा यहीं पे बैठ करके, और अगर टीचर ही लगा लेंगे तो मात्र 1 लाख 1.5 लाख रुपए में सारे टाइप के टीचर आ जाएंगे आपके पास गांव में। अब आपके ऊपर है कि आप उसको देना चाहते हो कि अपने पास, तो वो बोलते यार ये तो हो जी, तो बड़ा आसान है, तो हो जाएगा। तो फिर दूसरी बात यह है कि चलो हम एक काम करते हैं गांव वाले, हम इस बात पर बात करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमको गांव से पैसा बाहर नहीं जाने देना, हमको पैसा गांव में बचाना है। यानी अगर हमको पेट्रोल भी खरीदना है तो पेट्रोल खरीदने का जो बचत है वो मेरे गांव के आदमी के पास जानी चाहिए, मुझे नहीं पता। मतलब अगर हमें कंपनी का ही सामान खरीदना पड़ेगा, पहली बात तो हम ये करते हैं कि गांव के अंदर एक एक आदमी के पास हुनर है, तो हम अपनी हर चीज का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते? जस्ट गिव मी अ रीजन, मुझे आप सिर्फ कारण बताइए। हम झाड़ू अपनी बना सकते हैं, जो झाड़ू आज के टाइम पर मेरे ख्याल से 60-70 रुपए की आती है, 60-70 रुपए की आती है। 20 रुपया टोटल खर्चा नहीं आता है उस झाड़ू को बनाने में, बनाना उस मजदूरी और जगह का सारा लगा के देखें तो, ठीक है। तो 40 रुपया प्रॉफिट किसे दे रहे हैं हम? कंपनी को। मैं कह रहा हूं ये 40 रुपया हम लोग यहां बांटते हैं। चलो हम झाड़ू अपनी बना सकते हैं, जूता अपना बना सकते हैं, हम पेन अपना बना सकते हैं, कपड़ा अपना बना सकते हैं, हम अपने अचार को भी बेच सकते हैं। और कितने सारे बेवकूफ लोग हैं जो गांव छोड़कर शहर चले गए हैं, हमारे जैसे, जो प्रॉब्लम से डरकर भाग जाते हैं, जो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको समझ में पैसे की भाषा आती है, हम उनकी सर्विस फ्री में क्यों देंगे? हम जब एक किसान का टमाटर बिक रहा है 1 रुपया किलो, हमने तो देखा है कैलकुलेशन करके, जब टमाटर किसान का आ रहा है तो 1 रुपया किलो बिक रहा है, और मैंने टमाटर देखा है 200 रुपया किलो बिकता हुआ, बिका है दादा। मतलब मंडी में मैंने कभी किसी किसान को 5 रुपए से ऊपर टमाटर बेचते नहीं देखा। मैक्सिमम रेट 5 का मिल जाए तो किसान कूदता हुआ घर आता है, 5 रुपए बिक गया आज तो मेरा।
और वही टमाटर थोड़े दिन के बाद 200 रुपया किलो हो जाता है। उसी आदमी को उसी टमाटर के बेचे हुए पैसे से अगर टमाटर लेकर के आना हो तो आप सोचकर देख सकते हैं कि उसकी 40 गुना यानी 40वां हिस्सा रह जाता है उसकी आमदन का टोटल। तो इस तरह से हमारी मेहनत को टोटली खाया जा रहा है। चाहे हम मतलब अपना अचार बना के, सॉस बना के, तेल निकाल के, अपनी फसलों का भंडारण करके हमने उनको पूरा कैलकुलेशन दिया कि इतनी जमीन अपने पास गांव की पड़ी हुई है, सामूहिक जमीन में हम अपना भंडारण केंद्र अगर लगा लें, हम नई सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम तुमको एक दाना नहीं बेचेंगे, हम अपनी प्रोसेसिंग करके खुद बेच लेंगे एक एक चीज की प्रोसेसिंग। अब हम काहे तुमको दें अपना गेहूं तुमको दे रहे हैं हम 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो, और तुम उसको सड़ा के गला के ब्रेड बना के हमको दे रहे हो 65 रुपए का आधा किलो, 130 रुपए किलो करके हमारे को हमारा ही गेहूं दे रहे हो तुम। 1 रुपया किलो टमाटर हमसे ले रहे हो और 200 रुपए किलो की सॉस हमको बेच रहे हो उसी टमाटर से, मतलब 200-300 रुपए किलो बना करके उसको वापस दे। दादा देखो, जो यहां तक हिंदुस्तान में गांव में किसमें होगी, हाँ आंध्रा में ये है एक गांव ऑलरेडी, ऐसे आंध्रा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है जिसमें आज भी पैसे से लेन देन नहीं हो रहा है। आज भी देखो, इसके ऊपर यदि हम एक जगह पर काम करें, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग जब हम किसी काम पे बड़े लेवल पर चलते हैं, जैसे आपने बोला किसी जगह पर शुरू हो गया, यहां 2 तरीके हैं काम करने के। पहला तरीका यह है कि इस काम को हम करने लग जाएं, जहां पर हमने करना चालू कर दिया वहां के लोग इस भरोसे पर आ जाएंगे कि ये लोग कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। ये काम कैसे होगा रियलिटी में, जैसे जंगल के अंदर जैसे जैसे जंगल उगता है, ऐसा नहीं होता है कि हम एक पेड़ लगा दें और उसके भरण पोषण रक्षण में मतलब टाइम लगा दें। किसी भी समाज के अंदर कंसिडरेबल बदलाव जो दिखने लग जाए, मिनिमम 15 साल लगते हैं मिनिमम। क्योंकि काम कौन कर पाएगा, आज हम सारे लोग 40 प्लस के हैं, मैक्सिमम 2 साल 3 साल 5 साल और भौंकने वाले हैं, हम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, इससे ज्यादा हम नहीं चल पाएंगे, मतलब उस लेवल पर जो ऊर्जा लेकर के हम अभी चले हुए हैं। 10 साल चल लेंगे, लेकिन हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद हम लोगों को सठियाया हुआ बोलने लग जाएगी जवान जो पीढ़ी है। वो जो आज की जवान पीढ़ी है, ये जवान पीढ़ी जब अगले कुछ साल के अंदर, क्योंकि उसकी परवरिश और उसकी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल डिट्टो इन अंग्रेजों के हिसाब से हो रखी है, उनको हमारी बात समझ में आएगी नहीं। यानी मान करके हमको क्या चलना है कि विचार को जिंदा रखने के लिए विमर्श जारी रखना है, और अगले 15 साल के लिए हमको बिल्कुल जंगल की तरह बीज बोने हैं। जंगल की तरह बीज बोने का फायदा क्या होगा कि धीरे 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 जैसे ही वो बीज पड़े हुए हैं जैसे जमीन के अंदर, तो जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा एकदम उगे हुए नजर आएंगे। इसी चीज को हमने जब गांव को बात करके देखा तो गांव वालों ने कहा कि तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो हमने वहां 1 ही मिनट में यह कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आज यदि काम करना चालू करेंगे, कोई बच्चा आज 6ठी क्लास में पढ़ता है, उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, जब तक वो 18 या 20 साल का होगा तो वो उसके 10 साल मुझे लग जाएंगे 18-20 साल के पहुंचने में। उस 10 साल तक अगर एक ही गांव पे काम करते रहेंगे तो बाकी का सारा पार्ट यूं का यूं रह जाएगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग यदि ज्यादा घूमे तो कहीं काम नहीं कर सकते, और एक जगह करें तो लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बड़ा पंगा रहता है। तो हमने इसको ये सोचा कि ये तो हमारा ट्रायल था कि हम देखें तो कि समाज किस एंगल पर तैयार है। क्या पॉलिटिकल एंगल पर तैयार है? बिल्कुल तैयार है। क्या सोशल एंगल पर? बिल्कुल तैयार है। बात यह कि हमारे पास उतना समय और समझ होनी चाहिए कि हम उनको उसी थॉट प्रोसेस पे ला सकें बेसिकली। क्योंकि चक्कर क्या है, हम अपने लेवल से बात करते हैं। जैसे कोई बच्चा 4ठी क्लास में है और उसे आप नहीं, मैं 20 साल से काम नहीं कर रहा हूं। मेरे 20 साल के सामाजिक जीवन का जिक्र किया मैंने 20 साल, मैं इस बात को पूरा करके फिर बीच में ना पूछें। हमने इसके ऊपर, हमारी तो 40 साल तो उम्र ही हुई है मेरे भाई, 20 साल से कहां से, 26 साल की उम्र में कौन ऐसे काम पंगे लेता है।
नौकरी छोड़ी 2012 में, प्रैक्टिकल करके दिखाया समाज को, नंबरों के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें बदलाव करके 16 में समझ आया, 2016 में, कि अभी हम 2016 तक चंडीगढ़ में जो मेरा इंस्टीट्यूट था, मैं बच्चों के दिमाग पे काम करता था। मैं पेरेंट्स को यह कहता था कि आप नंबर 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 पीछे पड़े रहते हैं, नंबर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है असल चीज को नहीं समझ पा रहे कि इस बच्चे को दिशा क्या देनी है। हम भरोसा किस पे कर रहे हैं? अपने स्कूल के टीचर पे, कि टीचर जो बोलेगा अपने बच्चे को लगा देना है। लेकिन खुद टीचर का बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसी को नहीं पता है, वो धक्के से वहां नौकरी कर रहा है बेसिकली। तो इसी एजुकेशन सिस्टम का पढ़ा हुआ आदमी इसी एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन के अलावा आपको कुछ और नहीं बता सकता। वो ये बता सकता है तैयारी करो, मेहनत करो, ये करो। मेहनत में, तैयारी में, कंपटीशन में 100% एक गारंटी है कि 0.1% से ज्यादा का सक्सेस रेट आपको नहीं मिलेगा। जितनी भर्तियां हैं वो और जितने एप्लीकेबल लोग हैं वो कैलकुलेशन करके देखोगे, पास परसेंटेज 0.1% है। इसका मतलब 99.9% बच्चों के फेलियर की गारंटी है ये एजुकेशन सिस्टम। ये समझ में आ गया। चंडीगढ़ में बैठे थे 2016 में, हम ऐसे टीचर थे, मतलब थे क्या है कि हम मां बाप से लिखवा कर लेते थे कि आपके बच्चे के दिमाग से क्या निकालना है और क्या डालना है, लिख कर दे दो, हम तुमको 1.5 महीने में वैसा बच्चा दे देंगे। 2 महीना पढ़ाने की फीस हमारी 5 लाख रुपया होती थी। ऑप्शन ये है कि 100 बच्चों पे काम कर लो, आपको 5 करोड़ रुपया एक बैच से मिल जाएगा। लेकिन ये 5 करोड़ रुपए से समाज तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपया देने की गुंजाइश तो केवल अमीर लोगों की है। तो केवल अमीरों के लिए ही काम फिर से कर रहे हैं, वही पूंजीवाद का फिर वही काम है। जिस गांव से उठकर गए थे उसके लिए तो कुछ किया नहीं। तो फिर 2016 में निकले इंस्टीट्यूट बंद करके गांव बदलने के चक्कर में, जो क्रांति भीतर की जागती है ना 2016 में। और जब गांव में जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है कि बंदा कुछ कागज से लेके आया तो कुछ बेचने आया होगा। मैं उसे बोल रहा हूं कि भैया नहीं, मैं बेचने नहीं आया हूं, मैं तुमको बताने आया हूं कि तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है तुमको बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम है ये तुमको खराब कर रहा है, ये जो सिनेमा है ये तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है, ये जो नेता है ये पूंजीवाद के साथ लगे हुए हैं, ये जो पूंजीवाद है ये तुम्हारी सेहत को खराब करने लगा हुआ है। क्योंकि सबको फंडिंग फार्मा एजेंसीज दे रही हैं, और फार्मा एजेंसीज भी उन्हीं की है जो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दे रहे हैं। वही रॉकफेलर फाउंडेशन WHO को फंडिंग दे रहा है, वही WTO को फंडिंग दे रहा है, वही वर्ल्ड बैंक को पैसा दे रहा है लोन पे, और वही लोग फिर हम लोगों को लोन पे लेकर के हमारी सारी जमीनों को कब्जा करके सारा सिस्टम ऐसे घमोलिया बना हुआ है। तो वो समझते समझते हमको ही समझने में 4 साल लग गए मेरे भाई। 2003 साल 16 से लेके 19 तक तो हमें ही ये चीज पकड़ो तो वो हाथ से निकल जाए, ये निकलो तो वो हाथ से निकल जाए। फिर देखा कि ये तो सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। जैसे किसान को पता है कि धागा कौन सा तोड़ के खींचना है कि पूरा कट्टा खुल जाए, बाकी लोग तो लगे रहते हैं उसके ऊपर काटने में, उस चक्कर में। तो ये जो धागा कैसे बुना है उन लोगों ने, अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर इसको तोड़ना और रिवर्स करना भी आ जाएगा। मतलब इससे बचने का रास्ता समझ है खाली कि आप लोग अगर प्लास्टिक में पानी पी रहे हो, प्लास्टिक की बोतल में, यदि आपको यह पता चल जाए कि नई रिसर्च है कि घर में प्लास्टिक की कोई भी आइटम है उसको जब भी हाथ लगाते हो नैनो प्लास्टिक बॉडी के अंदर जा रहा है और वो आपकी बॉडी को पोल्यूट कर रहा है और वो कभी भी ना ठीक होने वाली बीमारी दे रहा है, तो आप प्लास्टिक को अपने आप फेंक दोगे। ना प्लास्टिक की पाटड़ी पे बैठ के नहाओगे, ना प्लास्टिक की बाल्टी रखोगे। अब प्लास्टिक की बाल्टी नहीं रखोगे तो बात एल्यूमिनियम की करोगे। एल्यूमिनियम के पर अगर आपको समझ आ जाए कि एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर नहाने से भी बॉडी पे टच हो रहा है, तो फिर एल्यूमिनियम का टब भी नहीं रखोगे, एल्यूमिनियम की बाल्टी भी नहीं रखोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम हैवी मेटल है, वो आपके हार्ट को डिजीज दे रहा है। फिर आप लोहे के लिए जाओगे तो लोहा बाजार में महंगा मिलेगा, तो उसके लिए आपको लोहार गांव में चाहिएगा, तो फिर दोबारा से लोहार के लिए आपको फिर कॉमन सिस्टम में लाना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर गांव को यह पता चले कि कौन सी आइटम इस्तेमाल करनी है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या खेत का होता है, क्या बाहर से आता है, अगर किसी माँ बाप को यह पता चल जाए कि वो बच्चे को जो बिस्किट दे रहा है और वो जो नमकीन दे रहा है उसमें ऑयल जो यूज हो रहा है वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड पे तो रिसर्च आ चुकी है कि भैया जी ये तो बहुत बड़ी रिसर्च है कि GMO खाने वाले जानवर और जो इंसान है वो या उनसे अगली नस्ल नपुंसक या बांझ होनी है, ये तय है। और जैसे सिस्टम की आप बात कर रहे थे, जो नीतियों की आप बात कर रहे थे, अनिल माधव दवे को कौन सा पता नहीं था।
आरएसएस का जो इतना बड़ा देशभक्त बोला करता था अपने आप को, पर्यावरण मंत्री था, जब उसने जीएम की फाइल रोकी, जीएम सरसों की फाइल उसी ने रोक के रखी थी जो 2023 में पास किए इन लोगों ने, जब उसने वो रोकी है ना जीएम की फाइल, देखो कितना कमाल का खेल होता है। उसी टाइम पर यूपीएससी बिना क्लियर किए आप आईएएस सेलेक्ट कर सकते हो, ये स्कीम आती है, बैकडोर से एंट्री होती है, उस आदमी की एंट्री होती है जो पहले रिलायंस के अंदर अडानी के पास भी काम कर चुका बंदा, रिलायंस का डायरेक्टर रहा है, वो आदमी बैकडोर से आके वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, वो आकर के उस पड़ी हुई फाइल को जो अनिल माधव दवे ने रोक रखी थी उसको पास करता है, साल बाद नौकरी छोड़ के वापस रिलायंस ज्वाइन कर लेता है। कितना बड़ा खेल है किसी को मालूम नहीं है, और अनिल माधव दवे मरा हुआ। जितने भी लोग यहाँ हैं 17 और 3-4 साथ में आए हैं, तो ये थोड़ा बताइए कि हमारे लिए क्या, एक तो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिए, दिशा निर्देश क्या है, या मैं अभी रुकिए, अभी उसी पे आ रहे हैं। देखिए रास्ता एक ही है, समझ, रास्ता एक ही है समझ। जब आपको यह लगे कि अगले 5 मिनट में कंक्लूड कर देना, मैं ऐसे कर देना, मैं बंद कर दूंगा। नहीं ठीक है दादा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अभी मैं इसको कैरी ऑन करता हूं, मैं उसको बता रहा हूं। देखो ये इतना गजब जो जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है, जब 2016 में गया तो मैंने उस एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस किया है कि कोई किसी के पास हमारी बात सुनने के लिए समय नहीं है। ये मैंने 2016 में प्रैक्टिकल फेस किया है। मेरे को दिमाग में मतलब कीड़ा उठता है कि मुझे तो कुछ करना है, और मैं अपनी पत्नी को कह के निकलता हूं कि मैं जा रहा हूं, ये बोलती है कहां जा रहा है, और मैं इसको बोलता हूं पता नहीं कहां जा रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं अपने आप अपना झोला उठाकर जा रहा हूं। सुबह मतलब सोमवार का दिन मैंने रखा है अपना इंस्टीट्यूट छुट्टी का, एक दिन पहले हफ्ते में 1 दिन जाता हूं, फिर हफ्ते में 2 दिन जाता हूं, फिर हफ्ते में 3 दिन जा रहा हूं, और फिर मैंने पत्नी को बोला यार इंस्टीट्यूट बंद ही करना पड़ेगा, ये तो कोड है समाज के ऊपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले अपना बंद करूंगा फिर बाकियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब निकल के जब गांव में जाते हैं चौपाल में, अब किससे बात करें हमें तो नहीं पता। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर से बात करते हैं, उसको तनख्वाह पूरी मिलती है, उसको ऐसी तैसी नहीं करी है उसने, क्योंकि जिस जो बच्चा वहां पढ़ रहा है सरकारी स्कूल के अंदर, उसका माँ बाप दिहाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो दिहाड़ी पे लगा हुआ है सुबह से लेकर रात तक, तो मास्टर जी को चिंता नहीं है क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं बनती है। प्राइवेट स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंचता हूं तो उसको सिलेबस और करिकुलम दिया हुआ है सिस्टम ने, ये पूरा करना पड़ेगा। मालिक के पास जाता हूं, प्राइवेट स्कूल के मालिक के पास, तो प्राइवेट स्कूल का मालिक बोलता है हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, माँ बाप को नंबर चाहिए, नंबर ही देंगे, बात खत्म। माँ बाप के सरपंच के पास जाता हूं तो उसको राजनीति की फुर्सत नहीं है, उसको कोई चक्कर नहीं है। सामाजिक संस्थाओं के पास जाता हूं तो आप सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपकी प्लेट पहले ही फुल है भैया, आपके पास नहीं है टाइम मैं आपको अपने मिशन में शामिल करूं, आपके पास नहीं, आपका पहले सब कुछ फिक्स है। उनके शेड्यूल महीने भर के 2 महीने के फिक्स होंगे, आपके पहले फिक्स होंगे, आपके सबके फिक्स हैं। तो वो सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास देखा, इनके पास भी टाइम नहीं, उनके पास भी नहीं, तो फिर कौन है स्टेक होल्डर? बच्चों को बात समझ आएगी नहीं, तो माँ बाप से बात करके देखते हैं। माँ बाप कहते हैं जो मास्टर जी करेंगे वही ठीक है। अब कहां जाऊं भाई? नेताजी के पास जाओ, 2015 में नरेंद्र मोदी से मिला, क्योंकि मेरा जो बिजनेस पार्टनर था उस टाइम पे, मैं बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, मतलब उस टाइम पे तो जो आंकड़े हमारे करोड़ों में चलते होते थे, मेरा बिजनेस पार्टनर गौतम अडानी का बिजनेस पार्टनर था, मतलब राजा करणजीत सिंह का बेटा, कुंवर करणजीत सिंह, सॉरी। अब वो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मेरी मीटिंग कराओ, तुम उसकी मीटिंग कराओ मेरी, तो वो गौतम अडानी को बोल के अपनी मीटिंग कराता है। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री से, वो यूपीएस वो आईएएस के सामने मुझे रख देता है, आईएएस अपना झाड़ रहे हैं। फिर मैं जाता हूं, फिर शिक्षा मंत्री हुआ थी स्मृति ईरानी, फिर अपना पार्लियामेंट का मेंबर, फिर एमएलए, फिर जिला पार्षद, फिर गांव का सरपंच, अपने खुद के गांव के, फिर मैं अपने आसपास के ब्लॉक समिति मेंबर, गांव का मोहल्ले का मेंबर। मैं कहा कोई तो सुनेगा, सबको कट चाहिए, सबको अपना हिस्सा चाहिए, सबको यह देखना है कि ये तू क्यों लगा पड़ा है, तेरा क्या मतलब है, तू इसके पैसे चार्ज करना। आधार कार्ड का 1700 रुपए लेता है नंदन नीलकेणी, है फ्री फंड का है, तो पैसा किसी को नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि जाना किसके पास, स्टेक होल्डर के पास। स्टेक होल्डर के पास जाना है तो माँ बाप से बात करने लगो, तो माँ बाप कहते हैं ये तो कुछ बेचने आया है। गांव के चौपाल में जाओ तो वो लोग कहते हैं हमारी तो कोई सुनता नहीं है।
तो देन आई स्टार्टेड कि भैया अब तो गांव को उस लेवल पे देखना पड़ेगा, पहले समझो गांव को किनको क्या चाहिए, फिर उस एंगल पे बात करो, फिर अपनी बात पर लेकर आओ और फिर इनको इस काम पे लगाओ, और जब ये इस काम पे लगेंगे तब बात बनेगी।